जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि रणथंभौर के चौहान शासक। कौन सा टॉपिक है? रणथंभौर के चौहान वंश। चौहान वंश। अब हमें देखना है कि रणथंभौर किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में। अब जो रणथंभौर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान। कौन थे? गोविंदराज चौहान। अब ये गोविंदराज चौहान रणथंभौर की भूमि में चौहानों की वंश की नींव कब रखते हैं? 1194 ईस्वी में। कब रखते हैं? 1194 ईस्वी में। अब हमें पहले ये देखना है कि ये गोविंदराज चौहान किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर के थे। कहाँ के थे? अजमेर के। यानी कि 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक अजमेर पर जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब हमें देखना है कि एक युद्ध होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। कब होता है? 1192 ईस्वी में। ये युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। एक तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। एक जो तराइन का युद्ध होता है वो 1215 ईस्वी में होता है, इल्तुतमिश के समय में। अब हमें देखना है कि ये तराइन के युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इसे गजनी ले जाया जाता है। तब इसके साथ में इसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई भी उपस्थित थे। अब कहते हैं कि जो चंद्रवरदाई था वो एक बात कहता है कि 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण मत चूके चौहान। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के द्वारा पहले आंखें फोड़ दी जाती है और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा रहता है मोहम्मद गोरी और उसके अपने एक तलवार के वार के माध्यम से उसकी हत्या करता है। अब कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या 1192 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन ये बात हमें प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। अब जो पृथ्वीराज चौहान है इसका पुत्र था कौन? गोविंदराज चौहान। अब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को तो बंदी बना लेता है और जो अजमेर का शासक था वो किसको सौंप कर चला जाता है? गोविंदराज चौहान को। लेकिन मोहम्मद गोरी तो चला जाता है, लेकिन जो अजमेर था इस पर जैसलमेर के बाटी शासक थे। कौन थे? बाटी शासक हर्राज। ये हर्राज आक्रमण कर लेता है अजमेर पर और गोविंदराज और हर्राज दोनों के मध्य मुठभेड़ होती है और उससे दुखी होकर गोविंदराज कहाँ चला जाता है? रणथंभौर की भूमि में। और रणथंभौर की भूमि में एक चौहान वंश की नींव रख देता है। अब जो गोविंदराज चौहान है आक्रमण करने के लिए किसको बुलाता है? हर्राज बाटी के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, कौन था? गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया किस पर? हर्राज बाटी पर और उसके बाद में रणथंभौर पर। यानी कि रणथंभौर भूमि पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके बाद में ये आक्रमण कर लेता है और चला जाता है। जो गोविंदराज था इसके पुत्र थे वल्लन देव और वल्लन देव के 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रहलाद। कौन था? प्रहलाद। और एक का नाम था वीर नारायण। कौन थे? वीर नारायण। अब वीर नारायण के पुत्र थे भागभट्ट। कौन थे? भागभट्ट। और भागभट्ट के पुत्र थे जेतर सिंह। कौन थे? जेतर सिंह। और जेतर सिंह के पुत्र थे हमीरदेव चौहान। कौन थे? हमीरदेव चौहान। हमें जो प्रश्न आता है ज्यादातर वो हमीरदेव के से पूछा जाता है कि ज्यादातर वो प्रश्न एग्जामिनर पूछता है वो हमीरदेव चौहान के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। अब जो रणथंभौर के चौहान था
ये 107 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 107 वर्षों तक शासन किया था। कब से कब तक? 1194 ईस्वी से लेके 1301 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि रणथंभौर की भूमि पर जो चौहानों का आधिपत्य था वो 1194 ईस्वी से लेके 1301 ईस्वी तक था। यानी कि 107 वर्षों तक शासन किया था। अब जो वल्लन देव था, गोविंदराज चौहान का उत्तराधिकारी था। किसका? गोविंदराज चौहान का उत्तराधिकारी। अब वल्लन देव कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो ये स्वतंत्र शासक रहता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक है। 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं। इल्तुतमिश के बाद में जो शासक बनी थी वो बनी थी रजिया सुल्ताना। कौन बनी थी? रजिया सुल्ताना। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक रही थी। कब तक रही थी? 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक रही थी। यानी कि वल्लन देव कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो स्वतंत्र था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने वल्लन देव के समय रणथंभौर की भूमि पर क्या कर दिया? आक्रमण। कब किया था? 1226 ईस्वी में। यानी कि रणथंभौर पर जो दूसरी बार आक्रमण हो रहा है वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब इल्तुतमिश वही व्यक्ति है जिसने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? चित्तौड़गढ़ के किले पर। कब किया था? 1227 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? जेतर सिंह थे। कौन थे? यानी कि जेतर सिंह के समय में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। और युद्ध कौन सा हुआ था? भूथाला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूथाला का। और भूथाला वर्तमान में किस जिले में है? राजसमंद जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। अब जो वल्लन देव के बाद में आता है वीर नारायण। कौन है? वीर नारायण। अब वीर नारायण अपने वल्लन देव पिता का बदला लेने के लिए इल्तुतमिश और दोनों के मध्य सेना का बुरी तरह से ये पराजित करता है, लेकिन इल्तुतमिश वीर नारायण को एक षड्यंत्र के माध्यम से इसे दिल्ली बुला लेता है और दिल्ली में इसकी क्या कर देता है? हत्या। अब ये इल्तुतमिश इसकी दिल्ली में हत्या कर देता है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? बाघ भट्ट, जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्ताना। कौन थी? रजिया सुल्ताना। यानी कि रजिया सुल्ताना ने बाघ भट्ट के समय में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और जो रजिया सुल्ताना ने अपना एक सेनापति भेजा था। कौन? किसको भेजा था? सेनापति को। सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन हसन। कौन था? हसन। यानी कुतुबुद्दीन हसन के नेतृत्व में रणथंभौर की भूमि पर आक्रमण किया गया था। किसने भेजा था? रजिया सुल्ताना ने। किसके समय? बाघ भट्ट के समय में। रजिया सुल्ताना उत्तर भारत में प्रथम महिला है जिसने शासन करने वाली, यानी कि दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली प्रथम महिला कौन है? रजिया सुल्ताना। अब जो बाघ भट्ट के बाद में उत्तराधिकारी आता है वो आता है जेतर सिंह। कौन है? जेतर सिंह। 1250 ईस्वी से लेके 1282 ईस्वी तक शासन काल रहा था। यानी कि रणथंभौर की भूमि में 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक किया था? 32 वर्षों तक शासन किया था। अब जेतर सिंह के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जेतर सिंह के बारे में एक ही प्रश्न आता है कि जेतर सिंह की जो छतरी स्थित है उसी के बारे में पूछते हैं। जेतर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण इसके पुत्र हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाए थे? हमीरदेव चौहान ने। निर्माण किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने। इसी छतरी को कहते हैं 32 खंभों की छतरी। क्या कहते हैं? 32 खंभों की छतरी। इसी छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी। किस छतरी को कहते हैं? जेतर सिंह की छतरी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर यह न्याय करता था। 32 खंभों की छतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जेतर सिंह का जो शासनकाल था वो कितने वर्षों का था? 32 वर्षों तक शासन किया था, इसीलिए इसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि खंभों की नगरी किसे कहते हैं? खंभों की नगरी किसे कहते हैं?
खंभों की नगरी रणकपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? रणकपुर को। और रणकपुर कहाँ स्थित है? पाली जिले में। अब रणकपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मथई नदी के किनारे स्थित। रणकपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए। अब प्रश्न आएगा कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है। खंभों की नगरी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 1444 खंभे लगे हुए हैं इस मंदिर में, इसलिए इसे खंभों की नगरी कहते हैं। अब जो जेतर सिंह के बाद में आता है, इसका पुत्र हमीरदेव चौहान। कौन आता है? हमीरदेव चौहान, जो रणथंभौर के प्रथम प्रतापी शासक है, अंतिम भी प्रतापी शासक है। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। देखिए कि दोस्तों, जो ज्यादातर प्रश्न पूछता है वो इसी हमीरदेव चौहान के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो शासनकाल था वो 1282 ईस्वी से लेके 1301 ईस्वी तक का था। कब से कब तक था? 1200 ईस्वी से लेके 1301 ईस्वी तक रणथंभौर की भूमि पर शासन करने वाला व्यक्ति कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का प्रथम शासक व्यक्ति है जिसने 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध? 17। लेकिन विजय कितने में हुई? 16 युद्धों में। यानी कि 16 युद्ध में तो विजय, एक अंतिम युद्ध में हार गया था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के जो गुरु थे, गुरु राघवदेव थे। कौन थे? राघवदेव। हमीरदेव के दरबार में एक कवि रहता था। कौन रहता था? कवि। कौन था? विजयादित्य। कौन था? विजयादित्य। इसी के माता का नाम था हीरा देवी। कौन थी? हीरा देवी। यानी कि हीरा देवी की कोख से किसने जन्म लिया था? हमीरदेव चौहान। पिता का नाम क्या था? जेतर सिंह। कौन था? जेतर सिंह। अब माता हीरा देवी थी, पिता जेतर सिंह था। अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध। गुरु कौन थे? राघवदेव थे। कवि कौन था? विजयादित्य था। अब हमीरदेव के दरबार में 5 सेनापति रहते हैं: रणमल, रणदीपाल, भीम सिंह, धर्म सिंह, गुरदस दास सैनी। इनके बारे में भी देखते हैं। अब जो हमीरदेव चौहान है, इसने 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध? 17। जिसकी जो प्रथम आक्रमण था वो भीमरस के ऊपर था। कहां पर था? भीमरस पर। यानी इसका प्रथम आक्रमण कहां था? भीमरस पर। भीमरस पर। और भीमरस कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमरस के शासक थे अर्जुन। कौन थे? अर्जुन। यानी कि अर्जुन को पराजित कर देता है और मांडलगढ़ से कर वसूली करता है। कहां से करता है? मांडलगढ़ से। और मांडलगढ़ कहां पड़ती है? भीलवाड़ा जिले में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। देखिए कि दोस्तों, हमीरदेव चौहान का प्रथम आक्रमण किस पर था? भीमरस के राजा अर्जुन पर था। और मांडलगढ़ से क्या की थी? कर वसूली। इसका जो दूसरा आक्रमण था दारा पर था। कहां पर था? दारा पर। यानी कि दारा नगरी। और दारा नगरी कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दारा के शासक थे परमार राजा भोज। कौन थे? परमार राजा भोज को पराजित कर देता। परमार राजा भोज ये वही व्यक्ति है जिसने चित्तौड़गढ़ के किले में शनिदेश्वर माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। एक है सिद्धेश्वरी महादेव का मंदिर, वो जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में। तीसरा इसका आक्रमण था चित्तौड़गढ़ जिले पर। कहाँ था? चित्तौड़गढ़ जिले में। अब चित्तौड़गढ़ के शासक थे समर सिंह। कौन थे? समर सिंह। समर सिंह पराजित हो जाते हैं। इसका चौथा जो आक्रमण था आबू पर था। कहाँ था? आबू पर। आबू के शासक थे प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। इसके बाद में इसका 5वां आक्रमण था काठियावाड़ पर था। काठियावाड़। और काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसका 6ठा आक्रमण था पुष्कर पर था। कहाँ था? पुष्कर पर। 7वां आक्रमण इसका कहाँ था? चंपा पर था। कहाँ था?
चंपापुर। यानी कि ये इतने आक्रमण करता है राणा हमीर एक नीति के तहत करता है। किस नीति के तहत? एक नीति के तहत, दिग्विजय नीति के तहत। किस नीति के तहत? दिग्विजय नीति के तहत। यानी इस नीति के तहत ये अपना खोया हुआ क्षेत्र पुनः रणथंभौर की भूमि में मिला लेता है। कौन मिला लेता है? हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान के बारे में जो दिल्ली सल्तनत के मध्य विवाद होता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनका संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब हमें देखते हैं कि जो हमीरदेव के बारे में हमें 2-4 ग्रंथ है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य, महाकाव्य, इसके रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी। कौन थे? नयन चंद्र सूरी थे। इसी ने लिखे थे सुरजन चरित्र। एक है हमीर हट, हमीर हट, किसके द्वारा लिखेगा है? चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा। एक है हमीर रायन, किसके द्वारा लिखी हुई है? घोड़ाऊ व्यास की, घोड़ाऊ व्यास के द्वारा लिखी गई है। यानी कि इनमें हमें जानकारी मिलती है। एक अमीर खुसरो भी कहता है। कौन? अमीर खुसरो। ये भी हमीरदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी कि हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूर्य। इसी ने लिखा था सुरजन चरित्र। हमीर हट कविता किसकी है? चंद्रशेखर की है। हमीर रायन के रचयिता कौन है? घोड़ाऊ व्यास है। अब जो हमीर महाकाव्य क्या कहता है और हमीर हट क्या कहता है कि हमीरदेव चौहान के मध्य। अब दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर शासक कौन था? खिलजी वंश। कौन था? कौन सा राजवंश था? खिलजी वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत है, इसमें 5 राजवंश थे। कितने 5 वंश थे? 5। प्रथम था गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा था खिलजी वंश, खिलजी वंश। नंबर 3 पे था तुगलक वंश, तुगलक वंश। नंबर 4 पर था सैयद वंश। नंबर 5 पर था लोधी वंश। यानी कि ये इनका क्रम है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका जो शासनकाल है वो भी देख लीजिए। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चलता है। अब जो खिलजी वंश है वो 1290 में शुरू होता है और 1320 में समाप्त हो जाता है। तुगलक वंश है 1320 में शुरू होता है और 1414 ईस्वी तक चलता है। अब जो सैयद वंश है वो 1414 ईस्वी से लेके 1451 तक चलता है। कब तक चलता है? 1451 तक। अब जो लोधी वंश है 1451 ईस्वी में शुरू होता है और 1526 में समाप्त हो जाता है। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी में होती है और समाप्त कब होती है? 1526 ईस्वी में। अब हमें देखना है कि जो खिलजी वंश, यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी। देखिए कि दोस्तों रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी 2 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 2 बार। अब जो हमीरदेव पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण 1291 ईस्वी में था। कब था? 1291 ईस्वी में। अब जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी, क्या थी? कुंजी कौन सी थी? जाहिन दुर्ग, जाहिन दुर्ग। यानी कि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता था रणथंभौर को। तो एक कुंजी थी जाहिन दुर्ग। यानी हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था। कौन था? सेनापति कौन था? गुरदास सैनी। कौन था? गुरदास सैनी। यानी कि गुरदास सैनी के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आक्रमण करता है। इसमें गुरदास सैनी मारा जाता है और जलालुद्दीन खिलजी जाहिन दुर्ग से कहाँ पहुंच जाता है? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए चला जाता है। यानी कि दूसरा आक्रमण करता है 1292 ईस्वी में आक्रमण करता है।
यानी कि लगातार आक्रमण कर रहा है। 1291 में कर रहा है प्रथम, दूसरा आक्रमण 1292 ईस्वी में कर रहा है। अब जब रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है तो हमीरदेव चौहान शासक थे। अब हमीरदेव थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, मुकाबला नहीं हो सका तो जलालुद्दीन खिलजी पुनः रणथंभौर से लौट रहे थे, कहाँ? दिल्ली की ओर। जब दिल्ली जा रहे थे तभी रास्ते में इसका सेनापति था अहमद मलिक चाप। कौन था? अहमद मलिक चाप। चाप ने कहा कि आपने बिना लड़े ही पुनः लौट रहे हो। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 किले मैं एक मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। ये बात किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। किसके लिए की? रणथंभौर दुर्ग के लिए की। इसी रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल कहता है और दुर्ग नंगे है परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाती राज कहा जाता है, हमीर की आन बान का प्रतीक कहा जाता है। अब जो जलालुद्दीन खिलजी 2 बार आक्रमण करता है, ध्यान रखना, प्रथम आक्रमण 1291 में करता है, द्वितीय आक्रमण 1292 ईस्वी में करता है। प्रथम आक्रमण पर जाइन दुर्ग को जीत लेता है और हमीरदेव चौहान का जो सेनापति था गुरदास दास सैनी मारा जाता है। दूसरा आक्रमण करता है और दूसरे आक्रमण में इसके सेनापति थे मलिक अहमद चाप और वही एक बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहता है कि उकसा देता है उसे। अब हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी इसके उत्तराधिकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो था 1296 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1316 ईस्वी तक चलता है। अब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो खिलजी वंश के संस्थापक है, 1290 ईस्वी में एक खिलजी वंश की नींव रखते हैं और 1296 ईस्वी में इसकी मृत्यु कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब हमें देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का हमीरदेव चौहान पर आक्रमण क्यों होता है कि हमीर क्या हुए तो कहता है कि ये 2 सेनापतियों को शरण देने के कारण हुआ था, लेकिन हमीर हट इसे प्रेम प्रसंग के बारे में बताता है। अब हमें देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना वो कहाँ जा रही थी? गुजरात। और गुजरात में क्यों? सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए। सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए। अब जब अलाउद्दीन की जो सेना थी वो उलुग खा और नुसरत खा। कौन थे? उलुग खा और नुसरत खा। 2 नवीन मुसलमान थे, केबरू और मोहम्मद शाह। यानी कि ये 4 मुसलमान थे। ये सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस आ रहे थे, यानी कि 1299 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1299 में गए थे। और जब वे पुनः आ रहे थे तब इनको धन को लेकर, बंटवारों को लेकर विवाद हो गया था उलुग खा, नुसरत खा और केबरू और मोहम्मद शाह। अब ये केबरू और मोहम्मद शाह दोनों कहाँ चले जाते हैं? हमीरदेव चौहान की शरण में। कहाँ चले गए? हमीरदेव चौहान की शरण में चले जाते हैं और जाकर